हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। बिना बात किए हम क्वेश्चन स्क्रीन पे देते हैं, ठीक है। और नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या? उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले आप इसमें से, इस क्वेश्चन में से जो भी डेटा दिया है ना वो लिख लीजिए। आप जो भी डेटा दिया है वो पहले लिख लीजिए। क्या दिया है? दिया है चाल। चाल कितना दिया है उस रेलगाड़ी की? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, वो लिख लीजिए ऐसे। और क्या दिया है? समय दिया है, उसे कितना समय में पार करेगी, व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है? 20 सेकंड में पार कर ले रही है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। देखिएगा, अब आपसे लंबाई पूछ रहा है ना। अब लंबाई कहें या दूरी कहें, वो दोनों बात सेम है। लंबाई कहें या दूरी कहें, दोनों बात सेम है। अब फर्क कैसे? रेलगाड़ी की लंबाई कैसे ज्ञात करें? क्योंकि रेलगाड़ी कोई दूरी न तय करती है, वो न दूरी माना जाता है। देखिए साथियों, इस कंडीशन में ना रेलगाड़ी की ही लंबाई उसकी दूरी मानी जाती है। रेलगाड़ी की ही लंबाई उसकी दूरी मानी जाती है, अथवा रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करती है। अर्थात किसी व्यक्ति को, कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है ना, तो स्वयं अपनी ही दूरी तय करती है, जितना समय लग जाए। यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है 20 सेकंड में, वो केवल अपनी ही दूरी तय की है। यानी कोई व्यक्ति को पार करी तो केवल अपनी ही दूरी तय करेगी। तो अब मामला बैठता है ना कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो हम रखे कैसे? तो देखिए, इस कंडीशन में कभी हम रख नहीं सकते हैं जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और समय सेकंड दिया हो। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, इसका छोटा मीटर प्रति सेकंड होता है। समय छोटका दिया है, छोटा वाला घंटा में तो दिया नहीं है कि 2 घंटा में पार करके सीधे दूरी बराबर चाल गुणे समय कर दे, यानी 108 गुणे 2 कर दें। ऐसा तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब ये छोटा दिया रहे ना, तो चाल ही हमेशा चेंज होता है। कभी ऐसे 99% केस में चाल ही को बदला जाता है, ठीक है। अगर बढ़िया से अगर हम चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो आपको हम जरूर समझा जाते हैं। प्रैक्टिस सेट में हम कितना आपको समझा सकते हैं, ठीक है। फिर भी समझने की कोशिश करिएगा। अब हमेशा चाल को कन्वर्ट करेंगे। चाल बड़ा में ना, इसे छोटा में ले जाने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। हमेशा 5/18 से गुणा करिएगा। कोई भी चाल बड़ा दिया रहेगा, यदि आप उसे छोटा में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करिएगा। यदि मान लीजिए अगर चाल छोटा दिया रहे, उसे बड़ा कन्वर्ट करना हो, तो 18/5 से गुणा करिएगा, ठीक है। अब इसे हम छोटा करेंगे। 18 6 का 108, 30 6 5 30। ये जो आया है ना 30, वो चाल आया है। बड़ा चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा और छोटा चाल होता है मीटर प्रति सेकंड। मतलब वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है। तो ये बताया रहा है ना, चाल की जो रेलगाड़ी की जो चाल है ना 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताइए वो 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया है 20 सेकंड। यानी गुणा करेंगे, जो 600 आएगा ना वो दूरी आएगा। तो दूरी भी क्या आएगी? छोटा में ही आएगी, क्योंकि देखिए समय भी छोटा, चाल भी छोटा कर दी, तो दूरी भी छोटा में आएगी। दूरी बड़ा किलोमीटर होता है और छोटा मीटर होता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो बड़ी दूरी क्या मानी जाती है? सबसे लंबी दूरी किलोमीटर और सबसे छोटी दूरी मीटर मानी जाती है। तो तभी भी ये सूत्र तभी काम करता है जब सभी समान रहे, या तो छोटा छोटा रहे या तो बड़ा बड़ा रहे, तभी सूत्र काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसीलिए हम 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए हैं। तो अब दूरी बराबर चाल गुणे समय रख दिए, आ जाएगा क्या? 600 मीटर। 2 तिहाई 600 मीटर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देते हैं बिना बात किए। अगला क्वेश्चन देते हैं बिना बात किए, नोट करिएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए एक तरीका बता रहे हैं। पहले मान लीजिएगा उस मतलब कोई राशि मान लीजिएगा, पी मान लीजिए, पी माने मूलधन मान लीजिएगा 100, मान लीजिएगा अपने से। मान लीजिए मूलधन क्या है? पी बराबर 100 है। तो यह कह रहा है कि कितने वर्षों में ना स्वयं की क्या 10% वार्षिक दर दिया ना, हाँ 10% वार्षिक दर से यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की कितनी, मानो ए मिश्र धन स्वयं की क्या हो रहा है? 4 गुनी हो जाएगी, मानो 400 हो जाएगी। मानो 100 रुपया अगर हम बैंक में जमा करें तो हमारा कितने साल में, मतलब दोस्तों 400 हो जाएगा।
बताने के लिए यह कह रहा है, मतलब 10% रेट भी दिया है कि हम वार्षिक अगर लगा रहे हैं 10% साधारण ब्याज, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करिएगा। 100 मान लीजिएगा मूलधन, और कितने वर्षों में पूछ रहा है ना कि अब 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 का 4 गुना 400 होता है ना, तो ये हो जाएगी मतलब मिश्रधन, ब्याज और प्लस मूलधन को मिला के मिश्रधन प्राप्त होता है। तो अब देखिए कि ये जो बढ़ रहा है ना ब्याज, ब्याज कितना रुपया बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है 300 रुपया। अब वार्षिक दर क्या लगा है कि 10% वार्षिक दर, मतलब एक साल में हम 10 रुपया लेंगे। अगर 100 का 10% निकालेंगे आप तो 10 आएगा ना, तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे 100 मान के अगर 4 गुना दिया रहेगा तो 400 लिख दीजिएगा, अंतर आएगा 300, इसी रेटवा से भाग दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 30 वर्ष में ना, 30 वर्ष में क्या होगा, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 10% वार्षिक दर से 30 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से कोई धनराशि अपनी की 5 गुनी हो जाएगी, तो 100 लिखिएगा, अब 5 गुनी 500 लिखिएगा। अब देखिएगा 100 का चीज 500 रुपया होगा, ब्याज कितना बढ़ा 400 रुपया, और रेट लगाया कितना था 10% वार्षिक दर से, आप भाग दे दीजिएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका भी 40 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए कि 15% वार्षिक 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में वह धनराशि अपनी की 4 गुनी हो जाएगी, तो 100 लिखिएगा मूलधन और मानिएगा 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 400 करिएगा। अब देखिएगा ब्याज कितना बढ़ा 300, फिर 15 में भाग दे दीजिएगा, 15 दूना 3 यानी 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। ऐसा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो बिना सोचे समझे 100 मानिएगा, 4 गुनी मतलब 400, अंतर लीजिएगा, रेट से दर से भाग कर दीजिएगा। चलिए बिना सोचे और समझे अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या, लाभ प्रतिशत। अब इसमें क्या रहा है, कोई व्यक्ति ने 320 आम को ना 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जितना 320 आम बेच रहा है ना, जितना वो 320 आम बेच रहा है ना, उतना वो 400 आम खरीद सकता है, मतलब यानी इसका जो भी प्राइस लग रहा है ना, मतलब सीधे सिंपल समझिएगा, 300 रुपया में 300 रुपया में खरीद के वो 400 रुपया में बेच दिया, मतलब 400 आमों पर लाभ हो रहा है, मतलब ठीक है। तो देखिए यहाँ 300 आम में बेचा, 300 आमों को बेचा, ठीक है, एक व्यक्ति ने 300 आमों को बेचा, 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहला मेन क्रय मूल्य यह होगा, जितना वो दिया ना उतना ही उसका क्रय मूल्य होगा। जितना आपको हम दे दिए, मान लीजिए हम 320 आम आपको दे दिए, 320 आम, तो जितना दिए ना वो मेरा तो क्रय मूल्य, भले से अंदरूनी बेचा है। इस सवाल में कुछ डिफरेंस है हल्का सा, क्योंकि डायरेक्ट बोला नहीं है कि एक आदमी किसी वस्तु को 320 रुपये में बेच के 320 रुपये में खरीदता है और उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो सीधा आप ले लें 80। सेम वही सवाल है, सेम पर थोड़ा सा लैंग्वेज अलग दिया है। तो हमेशा क्रय मूल्य क्या मान जाएगा, 320 मान जाएगा, और गुणे 100 कर दीजिएगा, 8 चौक 32, 100 में 4 का भाग दे दीजिएगा, 25% का कहा जाएगा लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगर ये क्वेश्चन ना समझ पाए ना, हो सकता है कुछ शब्द में अंतर हो, आप लोग ना समझ पाए, इसे क्रय मूल्य मान लीजिएगा, इसे भी क्रय मूल्य। 320 रुपये में कोई व्यक्ति खरीदेगा और 400 रुपये में बेचेगा, 80 रुपये का लाभ होगा। लाभ और परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है, गुणे 100 ऊपर रहता है। ठीक है, कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा बढ़िया से समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं कि दो संख्याओं का लस और मस, दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 48 तथा 8 है। क्या, 48 तथा 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से एक संख्या क्या हो 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में एगो तरीका बता रहे हैं, सूत्र नोट कर लीजिएगा कि लस गुणे मस बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। पहला नंबर ये सूत्र है। अब इस चाहे ना तो अगर हम सूत्र को भी विस्तार से आपको समझा सकते हैं, पर प्रैक्टिस सेट है ना, इसीलिए नहीं समझा पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस दिन इंडियन आर्मी का पेपर खत्म होगा उस दिन से मैं चैप्टर वाइज यूट्यूब पे मतलब कंटेंट दूंगा, और एकदम बेहतरीन से बेहतरीन देंगे साथियों। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, और जो भी चैप्टर पढ़ा देंगे कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, ये वादा करते हैं। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। अगर प्रैक्टिस सेट ना पसंद आए तो ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप हमें से मिलिएगा और कहिएगा कि सर हमें नहीं आया, ठीक, तब हम बताएंगे। चलिए
लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो लौसा देखिए क्वेश्चन में दिया है 48 और गुणे मौसा दिया है 8, अब बराबर पहली संख्या दिया है 24 और क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यह दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यह रोकना है ना, गुणा कर है ना, देखिए 24 दूसरी संख्या से गुणा कर इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। तो सीधे या तो ऐसे ही काट दीजिए 24 जो भी कटे 24 दूना 48, हम इसको भी काट सकते हैं और 8 दूना 16, यानी दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए अब इस सूत्रों को हम समझा देते हैं। क्या सूत्र होता है, जैसे कोई संख्या लेते हैं 10 और 15, कोई संख्या 10 और 15 लेते हैं, थोड़ा इसका एलसीएम लेंगे ना तो देखिए 30 आएगा, इसका लसा क्या आएगा 30 आएगा और मौसा क्या आएगा 5 आएगा। लसा इसका 30 आएगा एलसीएम और इसका मौसा क्या आएगा 5 आएगा एचसीएफ। ठीक है, इस सवाल को अलग एक उत्तर, इस सूत्र कहाँ होता है लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जरूरी नहीं इस सूत्र ऐसे ही रहेगा, हो सकता है इधर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो, इधर लसा गुणे मौसा हो। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में रहेंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे। अब कोई उल्टा सीधा करके दिया रहे सूत्र में, ये मायने नहीं रखता है। क्यों मायने नहीं रखता है यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे 10 और 15 दो को संख्या लिए, ठीक है, अब देखिए दोनों संख्या का गुणा करेंगे ना तो भी क्या आएगा 150 आएगा। ठीक है, अब दोनों संख्या का लसा और मौसा का भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 पच्चे 150, मतलब इसका लौसम निकालेंगे। अब लौसा ऐसे निकाल लीजिएगा 30 आएगा और मौसा भी निकालिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए 30 गुणे 5 यानी दोनों बराबर है ना, तो क्या हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे या लौसा गुणे मौसा करेंगे तो मान चेंज होगा, इधर भी तब वो 150 आएगा इधर भी तब वो 150 होगा। यदि हम इसे मौसा गुणे लौसा करते हैं तब वो 150 आएगा, इधर दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या करते हैं तब वो 150 आएगा, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप जो भी सूत्र आपको पहले बैठ जाए वही लगा दीजिए, आपका मान आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करिए। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी ही होगा और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन ना इजी तो है पर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए दिया है कोष्टक में 1500 प्लस 600, कोष्टक में 1500 प्लस 600 का 30% का मान क्या होगा, 30% का मान क्या होगा। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, देखिएगा बोर्ड मास एक कहता है, एक होता है बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास। जिस प्रकार हम पूरे भारतीय एक संविधान से चलते हैं ना, उसी प्रकार मैथ को भी नियम और कानून सिखाने वाला कि पहले भैया आप किसको करेंगे वो बोर्ड मास बताता है। मतलब पहले आप किसको करेंगे, जैसे हम लिख दें 2 + 2 गुणे 2 लिख दें तो बहुत सारे लोग पहले 2 2 4 कर देंगे या 4 दूना 8 कर देंगे, तो ये गलत हो जाता है। पर बोर्ड मास इसे सिखाता है पहले आप कोष्टक को करिए, ब्रैकेट माने कोष्टक होता है, आप माने का होता है, इसका माने गुणा होता है, फिर भाग, फिर ये भाग गुणा जोड़, इसका मतलब घटाना होता है। तो बोर्ड मास से बताता है यदि आपको पहले कोष्टक दिखे ना तो कोष्टक को अंदर का हल कर लीजिए, अगर कोष्टक ना रहे तो वहाँ पे का हो तो का हल कर, अगर ये हो ना जो भी रहता है मतलब उसको पहले हल करते हैं। मतलब ये बताता है पहले इसको हल करिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो हम इसमें सबसे पहले किसको टच करेंगे, इसको सबसे पहले किसको टच करेंगे, तब कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर है 1500 और प्लस 600। आप कह रहे हैं सर कहाँ पहले प्लस वाले करें, हम प्लस वाले नहीं कर रहे हैं, हम कोष्टक वाले कर रहे हैं, पर उसके अंदर प्लस माने जो भी रहेगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, 1500 प्लस 600 क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा। अब देखिए कोष्टक हट गया, अब क्या हो गया का आ गया, का 300%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब उसके बाद का आता है ना, तो फिर का को भी इजाजत देगा, कोष्टक के बाद का भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है 2100 लिखेंगे, 2100 का माने गुणा होता है 30, प्रतिशत माने नीचे 100 लग जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63 क्या आ जाएगा 630 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 630 आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लिखिएगा, नोट करिएगा। 48 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी काम को
48 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 24 व्यक्ति 16 घंटे काम करके उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? अभी ये भी सवाल आता है M1 D1 पे, एक उसका सूत्र बनता है M1, हम पिछले वीडियो में पढ़ाए, जाके देख लीजिएगा। M1 D1 H1 बट्टे W1, इसका मतलब भी हम बताएं। इधर M2 और D2 H2 होता है बट्टे W2 होता है। अब इसमें कोई कार्य नहीं दिया। देखिए पहला पैटर्न में मैन माने व्यक्ति, काम करने वाला, डे माने कितने दिन में कर रहा है, एच माने हावर्स होता है मतलब कितने घंटे में कर रहा है। इधर भी वही सेकंड पैटर्न का सवाल दिया है। तो ये सूत्र तरह तरह में काम करता है, मतलब 2 चीज दिया रहता है, 2 ही रखेंगे, और सब डेटा दिया रहेगा तो सब डेटा में रखेंगे। तो इसमें देखिए डब्लू नहीं दिया, बोला किसी काम, तो किसी काम आप दोनों कोई भी मान सकते हैं। अगर एक मानेंगे ना तो ये कमा दोनों कट जाएगा, इसीलिए नीचे कुछ नहीं रखेंगे ना। क्या करेंगे? नीचे कुछ नहीं रखेंगे। अब हम इस पे ही सूत्र पे क्या लगाएंगे, इस सवाल को लगाएंगे। बोला है 48 व्यक्ति ने, तो मैन माने क्या होता है 48, डे माने कितने दिन में करते हैं, 48 व्यक्ति 8 घंटे काम करके, अच्छा हाँ 8 घंटे कोई काम इधर पहला दे दे या ये बाद में दे दे, गुणा मतलब कोई नहीं होता है, ठीक है। 48 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे करके कितने दिन में करते हैं, 32 दिन में करते हैं, सबका गुणा बराबर। अब सेकेंड पैटर्न कह रहा है तो 24 व्यक्ति यानी 24 पर मैन माने व्यक्ति, कोई पर्सन होता है काम करने वाला, 24 व्यक्ति 16 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो हावर्स इधर, अरे सर कोई पहले वाले लिख सकते, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे D2 भी पहले आ सकता है, D2 गुड़े M2 सब गुड़ा होता है ना, चाहे 2 गुड़े 3 कहिए तब वो 6 आएगा, चाहे 3 गुड़े 2 कहिए तब वो 6 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, D2 यानी मैन लिख दिए और घंटा लिख दिए, हमें D2 ज्ञात करना है। अब क्या होता है D2 जब ज्ञात करेंगे ये सब संख्या गुणा करा, इधर जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ई बच जाएगा, हाई गुणा करा इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो संख्या कैसे आ जाएगी, 48 गुड़े 8 गुड़े 32 अब बट्टे है नीचे सब आ जाएगा ना, 24 गुड़े 16 अब बराबर D2 इधर बच जाएगा। अब काटा पीटा करेंगे, 16 दूना 32, 24 दूना 48, 2 8 16, 16 दूना 32 दिन आ जाएगा, यानी D2 बराबर यानी 16 व्यक्ति 24 घंटा कार्य करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 32 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बिना बात किए अगला क्वेश्चन देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा, लगाइए, आपके स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, लगाइए, आपकी स्क्रीन पे जरूर दिखेगा। दिया है 0.16 तथा 0.04 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। क्या मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। यह दोस्तों अनुपात का सवाल है। क्या है, अनुपात का सवाल है। और अनुपात के सवाल में प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक बताया जाता है कि B² बराबर AC, क्या B² बराबर AC बताया जाता है। तो अब इसमें हम ही कहेंगे कि इसमें हम कैसे पहचानें कि कौन A है, कौन B है, कौन C है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, ऐसे करके लाइनिंग होती है ना, ABC यानी प्रथम द्वितीय और तृतीय, लाइनिंग ABC करके होती है। तो आपसे B पूछ रहा है मध्यानुपात, क्या मध्यानुपात पूछ रहा है ना, तो मतलब आप खुद समझिएगा, जब B पूछ रहा है तो यानी A और C दिया है, यानी A और C का मान दिया है, तो सूत्र होता है B² बराबर AC होता है। तो यानी आपसे मध्य पूछ रहा है B ना, B पूछ रहा है ना, तो आप वैसे ही मान रख देंगे B² बराबर A का मान दिया है 0. ये और गुणे C का मान दिया है 0.04। अब देखिए, अब यदि गुणा करते हैं ना, गुणा करेंगे ना, तो पहले आप देखिए दशमलव में लोगों का गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए साथियों, दशमलव को आप बिल्कुल भूल जाइए, दशमलव के एकदम भूल जाइए। आप देखिए 16 है और क्या है 4 है, 16 चौका का कर दीजिए 64 कर दीजिए। अब दशमलव कितना था, इसमें 2 अंक पे था, देखिए 1 2 अंक पे समाप्त, 1 2 अंक पे यानी 4 अंक पे दशमलव था ना, तो इधर से 4 अंक पे दशमलव लगे, 1 2 नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे और ये 3, यानी ये लग जाएगा दशमलव। इधर भी क्या है, इधर भी आप 0 लगा सकते हैं, मतलब ये दशमलव का कितना हो 0 लगा सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो अभी ये B² बराबर आया ना, तो B बराबर पता कहा जाएगा, हई सब जो B हटता है ना, जो B हटता है ना, तुरंत ही इधर से स्क्वायर हटा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा,
अब देखिए इसका वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, क्या इसका वर्गमूल क्या होता है। तो आप चाहेंगे ना तो पहले 10.4 अंक पे है ना, अंदर कड़ी में दशमलव देखिए 1 2 3 4 अंक पे है ना। पहले ही बताइए 64 का वर्गमूल क्या होता है। 64 का वर्गमूल होता है पहला नंबर 8 होता है। अब b का मान काय का मान ही रखता है ना, तो देखिए 1 2 3 4 अंक में दशमलव लगा है ना, तो जब कौड़ी के बाहर आ जाएगा तो 2 अंक पे लग जाएगा, यानी 1 और 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, मध्यानुपात 0.08 है। क्या आ जाएगा 0.08। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। दशमलव वाला थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा कि क्या आएगा, जरूर हम बताएंगे, फिर दोबारा इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ग और गुण से पूछा जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है 29 अब फिर कड़ी के अंदर एगो कड़ी में 49 दिया है, सबसे बड़ी कड़ी है। इस बड़ी कड़ी के अंदर केवल 29 है और प्लस और हाई कड़ी वाला 49 है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले ना पता क्या होता है, सबसे छोटी कड़ी तोड़ा जाता है, यानी जो कड़ी के अंदर कड़ी रहे ना उसे तोड़ा जाता है। तो देखिए ये बड़का कड़ी है ना, तो इसके अंदर एगो छोटका कड़ी है, क्या इसका वर्गमूल बनेगा, क्या इसका वर्गमूल बनेगा, हाँ दोस्तों बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसे कहिए हाँ बनेगा। बनेगा तो पहले है बड़का कड़ी वाला उतारेंगे और है प्लस उतारेंगे। तो देखिए जब तक कड़िया हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसमें ले जाके जोड़ेंगे नहीं, पहली बात ध्यान करिएगा। तो अब 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। अब कड़ी जब ये बेचारा खत्म हो गया तो 7 अकेला यहाँ बच गया, जब यहाँ बच गया तो इससे मिल जाएगा, यानी जोड़ देगा। अब क्या कर देगा, जोड़ देगा, तो कड़ी में 29 और प्लस 7 36 हो जाएगा। और फिर इसका वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं बिना बात किए, आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। इसी प्रकार एक कड़ी कई ठे दे सकता है, तो पहला इधर का कड़ी तोड़िएगा, फिर ले जाके उसमें जोड़िएगा, फिर उसका वर्गमूल बनेगा तो उसका वर्गमूल लीजिएगा, फिर उसमें ले जाके जोड़िएगा, ऐसे ऐसे करते चले जाएगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख ली रिकॉर्डिंग चालू किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। हाँ चालू किए हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का भुजा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा बढ़िया समझाएंगे हम, ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। सवाल देखिए, पर्सनली वर्ग से दे सकता है, पर्सनली वृत्त से दे सकता है, हो सकता है वर्ग और वृत्त को मिला के एक प्रश्न तैयार किए करें, तो यही प्रश्न हम लाए हैं आपके लिए। क्या दिया है, एक वर्ग का भुजा और वृत्त की त्रिज्या दोनों समान है, क्या दोनों समान है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पहला नंबर ही कह रहा है ना, पहला ही नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का भुजा ये दोनों क्या है, समान है। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और भुजा को a से प्रदर्शित करते हैं। तो बोला जा रहा है कोई 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 वृत्त है और कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, ये दोनों का त्रिज्या क्या है r और भुजा क्या है, दोनों समान है, यह बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे। अब देखिए पहले लास्ट में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के परिधि के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, वृत्त के परिधि के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, कौन सा सूत्र लगाते हैं, 2πr लगाते हैं। ये सब जो भी सूत्र वाला इस प्रकार का जो भी सवाल होता है ना क्षेत्रफल उत्तरफल का, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, डेटा क्या दिया है और पूछ क्या रहा है, क्या जो पूछ रहा है डेटा वो हमारे क्वेश्चन में है पर्याप्त। यदि नहीं है तो किसी माध्यम से जरूर दिया होगा निकालने के लिए, तो स्वयं वही माध्यम एक दे दिया है। देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, परिधि पूछा है तो r तो हमें पता नहीं है, r तो पता नहीं है, तो कोई माध्यम जरूर होगा जो r निकलेगा। तो एक ही माध्यम है, देखिए एक ही माध्यम है, दिया है इस क्वेश्चन में कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नहीं सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल नहीं दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपसे दिया है 196 वर्ग मीटर। क्या 196 वर्ग मीटर है, हाँ 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है कि भुजा का स्क्वायर,
क्या भुजा का स्क्वायर कितना दिया है 196। अब इसी के माध्यम से पहले हम ए ज्ञात करेंगे। ए माने इसे भुजा इसे ए से भी कहते हैं ना, ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या दिया है 196 दिया है ना। तो देखिए हई वर्ग है ना, इधर जाके क्या लगा देगा वर्गमूल लगा देगा। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल लग जाता है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 196 का वर्गमूल होता है 14। अब देखिए अब इसमें a बराबर 14 आ गया ना, तो क्या r का मान 14 नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि बोला था ना कि एक वृत्त का एक वर्ग का मतलब भुजा और त्रिज्या दोनों क्या है समान है। तो अब इसके माध्यम से हमें r प्राप्त हो गया। तो अब 2 पाई r ज्ञात कर लेंगे। अब वृत्त का आपसे परिधि पूछ रहा है तो 2 देखिए 2 होता है ना, 2 की जगह 2 लिखेंगे। पाई का मान याद कर लीजिए हमेशा 22/7 होता है, या तो दशमलव में भी आता है 3.14 करके आता है। फिर r का मान तो 14 मिल ही गया, r का मान 14 मिल ही गया। 7 दूना 14 और 2 का गुणा 22 में करेंगे 44 और 44 दूना 88 मीटर। देखिए मीटर में दिया था तो मीटर में आ जाएगा। वृत्त का परिधि किस में आ जाएगा 88 मीटर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 88 मीटर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना नहीं, ये तो दशमलव वाला सवाल है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये भी। ठीक है, एक प्रश्न दशमलव से देगा, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी देना होगा, पर दशमलव से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, दिया है ना क्वेश्चन, दिया है कि 0.35 क्या 0.35 भागा 0.00007 इसका मान आप बताइए। क्या इसका मान बताइए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले समझना ये है ना कि ये जो 0.35 है इसमें भाग कर रहा है कि इसमें भाग कर रहा है, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, या कौन ऐसे करके होता है ना, कौन इधर होगा कौन भाज्य होगा, ये मायने होता है पहचानना। तो देखिए ये 0.35 में ना 0.0007 क्या कर रहा है भाग कर रहा है। तो देखिए भाग मतलब हम लोग कंपटीशन में उतरे हैं तो ऊपर नीचे करके भाग देते हैं, ऐसे भाग करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करके भाग देते हैं, ऐसे भाग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है दशमलव, देखिए दशमलव समान करना होता है भाग में, हमेशा आप दशमलव समान कर लीजिएगा। जैसे 0.35 मतलब 10, यहाँ से देखिए जोड़िए 1 2 3 1 2 बस खत्म, दशमलव लग गया ना, दशमलव लग गया ना, यानी ऊपर 2 अंक तक है, नीचे 1 2 3 4 5 अंक तक नीचे दशमलव। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर भी समान करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर भी 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो 5 अंक पे कैसे लगेगा, 1 2 है और है 3 है 4 और है 5, मतलब अगर नहीं संख्या रहेगा तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो लगाएंगे ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब समान। अब दशमलव हटा दीजिए। अब दशमलव हटाने में क्या हटा दीजिए। अब देखिएगा, अब कहेंगे हम जीरो को नहीं हटाएं, अरे इधर कोई भी मान नहीं होता है, इधर कोई भी मान नहीं होता है। पर अगर देखिए जैसे मतलब अगर इसे हम 2 लिख दें, 0 2 लिख देना, ये 2 रुपये है, अभी भी ये 2 ही रुपये है, अभी भी ये 2 ही रुपये है। पर यही 0 अगर इधर लिख देना तो ये 20 रुपये हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो ऊपर का वैल्यू हो जाएगा ये 3 जीरो का, पर इधर का 0 का इसका वैल्यू नहीं होगा, इसलिए हम मिटा दिए हैं। अब काट देंगे 7 25 35, आ जाएगा कितना 5000। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5000। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं लगाने के। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया है प्रथम 10 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है औसत, देखिए एगो तरीका बता रहे हैं। औसत माने होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 10 और 20 का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप एक काम करेंगे, जोड़ेंगे 30 होगा, और 2 लोग है ना 1 और 2, तो 2 से भाग करेंगे 15 आता है ना। यह पूछ रहा है औसत। तो फर्क ये है ना, ये पूछ रहा है ना कि 10 गो सम संख्या का औसत ज्ञात करना है, पहली 10 गो सम। तो देखिए क्या होगा, अब 10 टे सम संख्या लिखेंगे ना, तो देखिए कहाँ तक जाएगा। पहले देखिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कह रहा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत ज्ञात कीजिए। क्या
इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक का सम संख्या का क्या ज्ञात कीजिए। औसत बोला है पहली 10 सम संख्या। तो एक तरीका बता रहे हैं ना, एक तरीका बता रहे हैं, कभी भी संख्या लगातार दिया हो और अंतर समान हो, अंतर समान हो मतलब जैसे देखिए आप 2 का अंतर है ना, 2 और 4 में 2 का अंतर, यहाँ भी 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 2 का अंतर। कभी भी संख्या क्या हो, लगातार हो, तो शुरू और लास्ट का जोड़ के क्या करिएगा, 2 से हमेशा भाग करना है। ये नहीं कि हम इसे 2 से भाग करें, नहीं, हम एक अलग से 2 है उससे भाग करें, हमेशा 2 से आपको भाग करना है। तो हो जाएगा 22 अब बटे 2 और काटेंगे, औसत क्या बनेगा 11। एक वो तरीका है जल्दी लगाने का औसत, नहीं तो आपके पास तो तरीका ये कुल को जोड़ दीजिए और 10 ठोरा से भाग दे दीजिए तब वो आ जाएगा। कुल को जोड़िए 220 आएगा और 10 से भाग, नहीं कुल को जोड़िएगा 110 आएगा और 2 से भाग देंगे, नहीं सॉरी 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। मानो कुल पदों का 1 कुल पदों की संख्या है ना, तो ये तरीका अपना लीजिए, शुरू और लास्ट का जोड़िएगा, 2 से क्या करिएगा भाग करिएगा। अब कहेंगे सर ऐसे दे दें 2 से लेके 100 तक, तब हम लिखेंगे, तब हम शुरू और लास्ट का जोड़ेंगे, नहीं एक तरीका बता रहे हैं। ये बोला है ना पहली 10 गो सम संख्या ना, तो देखिए 2 गो अगर सम संख्या लिखेंगे 2 4, 2 और है 2 गो सम संख्या लिखेंगे तो 4 तक गई, और 3 गो सम संख्या लिखेंगे तो 6 तक गई, 4 गो सम संख्या लिखेंगे तो 8 तक गई। इसी प्रकार अगर 10 गो सम संख्या लेंगे ना 10 गो, तो 2 4 6 8 8 करके 20 तक जाएगी, 10 गो सम संख्या 20 तक जाएगी। अब तो पता चल गया ना, शुरू और लास्ट का जोड़िएगा 22 और 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 11। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाभ और हानि का, ठीक है, लाभ और हानि का। आपके तो एग्जाम में बहुत इजी प्रश्न पूछ जाएगा, फिर भी हम दे दिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को 25% की हानि पर 450 रुपये में उसे बेच देता है, यदि उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता तो कितना रुपये में बेचता। यदि उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता तो कितना रुपए में बेचता। इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, एक तरीका मान लीजिएगा, हमेशा क्या, हमेशा बताते हैं ना ऊपर हमेशा क्या मान लीजिएगा, क्रय मूल्य किसी भी उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना था 100% था, उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना था 100%। यदि 100% को 25% के घाटा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 75% में बेचेगा ना। क्वेश्चन में कितना बेचा है 450 रुपये में, यानी 75% बराबर क्या होता है 450 कर लीजिएगा, 75% बराबर 450। तो हमेशा 1% का मान निकालने की कोशिश करिएगा, और जब 1% का मान निकालेंगे ना तो ये नीचे आ जाता है, क्या नीचे आ जाता है। जैसे अगर हम बोल दें कि 10 दिन में आप 20 रुपये कमाएं तो एक दिन में कितना कमाएंगे, आके 10 20 में भागिए न करेगा, 10 दूना 20 होगा। तो उसी प्रकार अब मामला यहाँ तक गुणा करना, अब किसका गुणा करेंगे, यदि आपसे क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, पर एक क्रय मूल्य पूछा नहीं है, पूछा वह व्यक्ति ने इस वस्तु को कितना रुपए में बेचता कि 25% का लाभ हो जाता है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं 125 से 100 से ना गुणा करके हम 125 से गुणा कर देंगे तो उसको 25% ज़्यादा न मिलने लगेगा। तो देखिए 25 तियाएँ 75 आप 25 बचे 125, आप 45 है ना, तो 3 को जब 45 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा और है एक जीरो, यानी 150 गुणे 5 आ गया, और गुणा करेंगे 15 25 75, यानी 750 का आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 750 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक आदमी 720 रुपये में एक वस्तु को बेचता है तो उसे 25% की क्या होती है हानि होती है, क्या होती है हानि होती है। वो है आदमी उस वस्तु को कितना रुपए में बेच दें कि 25% का लाभ होने लगे। तरीका तो बहुत है पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा तरीका नहीं बता रहे हैं, तो सीधे कर दीजिएगा। पहला पैटर्न बोला है 25% के हानि पे, तो कितना बेचा 720 रुपये में ना, तो 720 और नीचे लिख दीजिएगा 75, क्योंकि 25% के हानि पे बेचा है ना, तो 75% के बराबर होगा। अब बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, तो 125 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 75 25 बचे 125 और 3 से 72 में काटेंगे 24 बार जाएगा, और गुणा करेंगे 24 बचे 120 और 10 कितना आ जाएगा 1200। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1200। नोट के जाके हल कर लीजिएगा। बोले क्वेश्चन एक आदमी एक वस्तु को 25% के हानि पर 720 रुपये में बेच देता है, वो है आदमी उस वस्तु को कितना रुपये में बेचें कि 25% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। देख लीजिएगा 1200 आंसर आ जाएगा। फिर भी आप लगाने का प्रयास करिएगा इसे, ठीक है। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कमेंट करके बताइएगा, बढ़िया से समझाएंगे हम अगले वीडियो में, इसे बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है यही डर होता है, नहीं तो हम बहुत जल्दी से समझा ले जाते हैं।
ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, दिया है ना, दिया है कि x/5 और बराबर y/3 हो तो क्या मान ज्ञात कीजिए, क्या x का क्यू और y का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, एक बात हमेशा याद कर लीजिए, जो जिसके नीचे रहता है ना वो उसी का मान होता है। यानी x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है 3। यदि आपको भरोसा नहीं है ना तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो x की जगह 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बराबरी में, और y की जगह 3 आ जाएगा ना। इसी प्रकार मान लीजिए कि x का मान कितना दिया है 5 और y का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो जब मान दिया रहता है हो तो अब इसका मान पूछ रहा है, तो ई का है सर जी हाई बराबर हाई करके दे दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है। नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ई कहना चाहता भैया कि आपको जहाँ x दिखे ना वहाँ 5 रखिएगा, और जहाँ y दिखे वहाँ ले जाके 3 रखिएगा, उसके बाद जो भी हल करेंगे आंसर आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ x के जगह क्या रखेंगे 5, और ऊपर तो 3 ऑलरेडी है, और y की जगह क्या रखेंगे 3, और ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है। 5 का क्यू करेंगे ना 5 गुणे 5 3 बार ना तो 125 आएगा, और 3 गुणे 2 बार करेंगे 3 त्रिका 9, यानी अब घटाएंगे इसे ना, घटाएंगे तो 9 6 15, ठीक है, या 1 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 116 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 116 आंसर आ जाएगा, 116 आएगा, देख लीजिएगा 116 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन हो, अगर भरोसा नहीं है ना तो कोई भी इंडियन आर्मी का व्यक्ति पेपर दिया है ना तो उससे जाके पूछ लीजिएगा, आप उससे जाके पूछ लीजिएगा कि प्रश्न कैसा आता है। साथियों हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम स्वयं यूपीएसआई और एनटीपीसी क्वालिफाई हैं, ऐसा मत कहिएगा कि अनुभव नहीं है तब हम पढ़ा रहे हैं। और ये भी अनुभव है ना कि 15 दिन में, मात्र 15 दिन में हम इंडियन आर्मी का पेपर निकलवा के एक बंदे को महाराष्ट्र में भेजे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, वो ट्रेनिंग पे गया, अभी इस समय ट्रेनिंग वोनिंग पूरा हो गया, लद्दाख में उस बंदे की ड्यूटी लगी है। ठीक है, अभी इस समय जाके वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, इस समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम वैसे पढ़ा रहे हैं। इंडियन आर्मी में 100% सिलेक्शन हम दिलवाते हैं, ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। वो तो पहली बार मतलब हम ऐसा लगा कि हमें यूट्यूब पे भी आ जाना चाहिए तो हम आ गए ना, नहीं तो हम ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। ठीक है साथियों, ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं और उसमें से 100% सिलेक्शन देने का कार्य करते हैं। 100% इंडियन आर्मी वालों का सिलेक्शन देने का काम करते हैं। हमारे पास कोई भी व्यक्ति अगर हमसे 2 महीना बढ़िया से पढ़ लेना तो उसका इंडियन आर्मी का पेपर निकलवा देंगे हम। ठीक है, केवल 2 महीना इंडियन आर्मी के लिए चाहिए हमें, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम 1 महीना में 15 दिन में 20 दिन में निकलवा देंगे। हालांकि उस बंदे को तो हम 15 दिन में निकलवाते हैं, क्योंकि उसे हम पर्सनल अपने घर ले आके बुला के 4-4 घंटा पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5 संबंधी 3 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 5 संबंधी 3 है। यदि इस आयत का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है तो यदि इस आयत का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है तो इस आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसी सवाल को हम बेहतरीन तरीके से समझा के खत्म करते हैं। देखिएगा क्या होता है, एक आयत का परिमाप का, एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले लंबाई गुणे चौड़ाई होता है पहली बात, और परिमाप बराबर होता है, ठीक है, 2 कोष्टक में l प्लस b, अर्थात 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र कैसे काम करता है इहो हम समझा देंगे, परिमाप क्या होता है वो बता देंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, पूछा है ना, अब दिया है, पर फर्क ये है ना कि रियल में तो लंबाई और चौड़ाई दिया नहीं है, दिया है अनुपात में, इतना जल्दी हम लगा नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे मान रखेंगे x मान के, लंबाई कितनी है 5x, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, और गुणा है ना, क्षेत्रफल दिया है ना तो गुणा करेंगे। देखिएगा अब ये 1500 जो दिया है ना 1500 वर्ग मीटर, अगर ये क्षेत्रफल है तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अनुपात का। अगर ये लंबाई और चौड़ाई का योगफल होता तो हम लंबाई और चौड़ाई का योगफल करते, अगर ये परिमाप होता तो इसको 2 कोष्टक में l प्लस b करते हैं। यानी जो यह मान होता है ना उसी को, अनुपात को ले जाके हम बदलते हैं, ये जान लीजिएगा। अगर ये क्षेत्रफल दिया ना तो अनुपात का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पर x मान के निकालेंगे, तो 5x गुणे 3x लिखेंगे। तो अब क्या होगा
5x गुणे 3x लिखेंगे ना, तो 5 अंक का गुणा एक बार कर लीजिएगा, 5 और 3 15 और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15x स्क्वायर और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 1500। हाई गुणा कर इधर आके का भाग करेगा 15 का नाम 15, यानी देखिए x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए x है वर्ग कर रहा है, इधर जाके वर्गमूल लगा देगा तो x का मान का आ जाएगा 10, मतलब हई वर्ग हई x बराबर ऐसे हो जाएगा ना, जब उधर से वर्ग घटता है तो इधर कड़ी लग जाती है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, तो एक x का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो पहले आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई कितना था 5x, x का मान 10 था तो क्या आ जाएगा लंबाई 50 और चौड़ाई क्या आ जाएगा 3 था, गुणे 10 x का मान था रखेंगे 30 आ जाएगा। अब देखिए लंबाई आ गया 50 और चौड़ाई क्या आ गया 30 आ जाएगा। अब आपसे पूछा इस आयत का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र होता है 2 और कोष्टक में l प्लस b होता है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 और कोष्टक में l प्लस b, तो 2 तो ऐसे ही है, l का मान 50 और प्लस b का मान 30 और जोड़ेंगे हाँ ये 80 हो जाएगा, कोष्टक के अंदर है गुणा 2 कर रहा है, 100 का आ जाएगा 160 है, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, देख लेते हैं हम मीटर में है तो 160 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। थोड़ा इसे हम समझा देते हैं, थोड़ा एक चीज हम समझा देते हैं आप लोगों को, देखिएगा एक होता है आयत, क्या होता है आयत, आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और ये भुजा बराबर होती है। देखिए लंबाई दिया है 50 और चौड़ाई दिया है 30, लंबाई दिया है 50 और चौड़ाई कितना दिया है 30, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, हाई आंसर थोड़ा यहाँ तक तो समझिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के हम थोड़ा मिटा देते हैं। आंसर इसका आ जाएगा ना 160, देखिए परिमाप आ जाएगा क्या 160, ऑप्शन नंबर होगा ए वाला सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आयत ना, आयत के बारे में थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए ना एक होता है ई आयत होता है, आयत होता है, आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और ये भुजा बराबर होती है। अगर इसमें लंबाई आपको निकल गया 50 और चौड़ाई निकल गया 30, तो आपसे परिमाप पूछा था ना, देखिए ये लंबाई और चौड़ाई निकालने की बात कर रहे हैं, आपसे परिमाप पूछा था ना, तो परिमाप हमें सूत्र बताया 2 कोष्टक l प्लस b ना, तो 2 कोष्टक l प्लस b कैसे काम करता है, आप चाहेंगे ना यदि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा ना तो आप परिमाप ऑटोमेटिक निकालेंगे, कैसे देखिए इहो बराबर और इहो भुजा बराबर, तो हाँ देखिए परिमाप माने होता है आरी मेढ़ी की लंबाई, परिमाप बराबर होता है आरी मेढ़ी की लंबाई होता है ना, तो जब हई 50 मीटर है तो इहो 50 मीटर का होगा क्योंकि आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, हई 30 है तो हईयो 30 होगा। तो देखिए परिमाप मतलब होता है कि इस मेढ़ी का लंबाई, तो परिमाप ज्ञात कर लीजिएगा 50 मीटर ही 30 मीटर ही 80 80 50 130 80 और 50 130 30 160, यानी पूरा लंबाई जोड़ेंगे ना तो 160 मीटर आएगा ना, 160 मीटर आएगा ना। तो यह सूत्रवा बता दिया जाता है 2 कोष्टक में l प्लस b रख दीजिए, यानी एक बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए फिर 2 से गुणा कर दीजिए, क्यों 2 से गुणा करने के लिए कहता है लंबाई भी 2 बार ऐड होती है और चौड़ाई भी 2 बार ऐड होती है, ठीक है, इसीलिए दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दिया जाता है, यही आ जाता है परिमाप, क्या आ जाता है परिमाप आ जाता है। चलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि काफ़ी लोगों के पास पहुँचे, ठीक है, लोगों के पास पहुँचे और इसे पढ़े और समझे और इंडियन आर्मी बने। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी, जय अग्निवीर।